यूपी बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान ओएमआर है। सामाजिक विज्ञान ओएमआर का प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट कौन-सा है? तीसरा है। नहीं, तीसरा नहीं, दूसरा है। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसके लिए हम लोगों ने कौन-सा मिशन चलाया? हम लोग इस मिशन 20 फरवरी के जीत की, इसके लिए सामाजिक विज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। और इसके साथ-साथ ही यदि हिंदी के लिए कहा जाए तो मिशन 18 फरवरी की जीत की ये रखा गया। वहीं इतिहास वहीं यदि कह लिया जाए इतिहास के लिए इतिहास के लिए इतिहास के लिए रखा गया कि मिशन मिशन फरवरी की जीत की फरवरी की जीत की रखा गया। प्यारे बच्चों, अपने मित्रों के पास शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी बुला लीजिए, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है और यह आपका दूसरा मॉडल पेपर है, दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। आइए शुरुआत किया जाए। तो पहला प्रश्न आपका ये है, इटली के एकीकरण को संभव बनाया। इटली के एकीकरण को संभव किसने बनाया? गैरिबाल्डी ने, मैकंडी ने, नेपोलियन ने, ये सभी ने। तो नेपोलियन, आप जानते हैं नेपोलियन यहाँ का ना होकर के जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। तो ये तो इटली के बारे में पूछा जा रहा है। तो नेपोलियन जर्मनी का था, ये भी आपका कट गया। ठंडी हो नहीं सकते। गैरिबाल्डी, यहाँ प्रश्न आपका गैरिबाल्डी आपका सही हो जाएगा। इटली के एकीकरण में अन्य किन लोगों ने साथ दिया था? तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है पूर्व का, इनके साथ साथ आता है मैजनी का, जिन्होंने इसे इटली के एकीकरण में सहायता दी थी। और यह इटली का एकीकरण जो हुआ था 1859 से 1871 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 71 के बीच हुआ था, है ना? जब जब रोम इटली का इटली का हिस्सा हिस्सा बन बन गया। हाँ, बन गया तो युद्ध समाप्त हो गया। वैसे यदि कभी आपसे पूछा जाए कि इटली का प्रथम राजा किसे घोषित किया गया, तो 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में विक्टर विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था।
इसे घोषित किया गया विक्टर इमैनुएल द्वितीय को घोषित किया गया था। आइए दूसरे प्रश्न पे देखा जाए। दूसरा प्रश्न आपका ये है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारक, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारक थे। कौन से ऐसे कारक थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे? तो आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, उदारीकरण का प्रभाव, रोमानीवाद का प्रभाव, सभी क्या होगा ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे यदि कहा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, उदारीकरण, रोमानीवाद का ना, और यहाँ ये तो प्रभाव आपके पड़े ही थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विकल्प, आपका सही हो जाएगा। इनके साथ साथ यदि कहा जाए तो मध्यम वर्ग का, के साथ साथ यदि कहा जाए तो मध्यम वर्ग का प्रभाव तथा औद्योगिकीकरण का प्रभाव भी था। इसका था, मध्यम वर्ग का भी प्रभाव था और औद्योगिकीकरण का भी प्रभाव विद्यमान था। इसके यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारकों में, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्तरदायी कारकों में फ्रांसीसी क्रांति का भी प्रभाव था, उदारीकरण का भी प्रभाव था, रोमानीवाद का भी प्रभाव था, मध्यम वर्ग का भी प्रभाव था और औद्योगिकीकरण का भी प्रभाव था। अब हम तीसरा प्रश्न देखा जाए कि तीसरा प्रश्न कौन सा है आपका। तो तीसरा प्रश्न आपका ये है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बिस्मार्क को, काइजर विलियम द्वितीय को, गांधी को या सभी को? कौन थे? तो यह सभी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ गांधी है। गांधी कहाँ के थे? तो गांधी भारतीय थे, तो गांधी भी नहीं होंगे तो सभी नहीं होंगे। काइजर विलियम द्वितीय ये प्रथम सम्राट थे, प्रथम सम्राट थे। कौन ये? तो बचे कौन? बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क ही आपके सही हो जाएंगे। जब बात इतनी हो ही चुकी है तो आप इतना और भी जान लीजिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा गया, तो यही जर्मनी में हिटलर था। क्या कौन था? हिटलर था। आइए अगला देखा जाए, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? आपका विकल्प है 1905 में, 1914 में, 1939 में और 1931 में। 1905, 1914, 1939, 1931 में।
कब हुआ था बंगाल का विभाजन? आपको आंसर बतानी है कि कब हुआ था। तो 1931 में 1931 में ये आपका क्या हुआ था? यदि आप लिखना चाहें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। या आप लिख सकते हैं क्या हुआ था? अ, गोलमेज गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुआ था कौन सा? तो दूसरा। कौन सा हुआ था? दूसरा। 1939 की कहा जाए तो 1939 में आपका दूसरा विश्व युद्ध विश्व युद्ध प्रारंभ था, जो कि 1939 से 1945 तक रहा। 1939 से 1945 रहा। यदि 1914 कहा जाए तो ये तो आपका प्रथम प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से 1918 तक रहा। बचा कौन? 1905। यही आपका क्या है? बंगाल विभाजन। किसके द्वारा हुआ था ये आप जान लीजिए। तो ये हुआ था लॉर्ड कार्जन के द्वारा। लॉर्ड कार्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न आपका कौन सा है। तो आपका अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन से संबंधित नहीं थे। साइमन कमीशन से संबंधित नहीं थे। पहला विकल्प आपका है कि जॉन साइमन, लाला लाजपत राय, 1928 या फिर 1930 में। 1930 यदि कहा जाए तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ था। या फिर आप लिखना चाहें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। तो यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? यही सही आपका हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कार्जन के ही नेतृत्व में ये आया था। इसके इन्हीं के नेतृत्व में आया था। लाला लाजपत राय के ऊपर क्या पड़ी थी? लाठी लाठी पड़ी थी ना। इन्हीं के ऊपर लाठी पड़ी थी। 1928 ईस्वी में यह साइमन कमीशन भारत आया था। तो यह विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखा जाए कि अवध में अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसने किया था? अवध अवध में असहयोग आंदोलन कहा जा रहा है। 1857 की बात नहीं हो रही है कि 1857 में मेरठ से मंगल पांडे ने किया था। 1857 में ही में इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। और 1857 में लखनऊ से
कौन? बेगम हजरत महल ने किया था। तो ये तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन तो आपका कब हुआ था? 42 में हुआ था। ये 1942 में हुआ था। तो ये तीनों तो हो गए आपके 1857 से। बचे कौन आपके? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ही जो है वो कहाँ से संबंधित थे? अवध से। और ये अवध में कब हुआ था? 1911 1911 तथा 1921 तथा 1922 में 1921 तथा 1922 ईस्वी में जब जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ में असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन की बातें हो रही हैं। तो यहाँ विकल्प आपका सही हो जाएगा बाबा रामचंद्र। कौन? बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न आपका है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? इसका पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? ये आपको बतानी है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया था। यह प्रश्न आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 8वां आपको बतानी है कि कब हुआ था। तो आप जानते हैं कब हुआ था। तो 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1929 ईस्वी। अगला है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है कि चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ? चौरी चौरा आंदोलन कब हुआ था? 5 फरवरी को, 12 फरवरी को, 1 अगस्त को या फिर 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। यदि 12 मार्च 1930 कहा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को यदि कहा जाए तो यह असहयोग आंदोलन था। वहीं 12 मार्च 1930 को कहा जाए, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1920 को यदि कहा जाए, 12 फरवरी 1922 को कहा जाए तो यहाँ असहयोग आंदोलन वापस था। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। यही आपकी 5 फरवरी 1922 आपका सही हो जाएगा। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये याद रखने के लिए आप लिख लीजिए कि 22 पुलिस कर्मी की हत्या हुई थी। 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में,
1927 में या 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन यदि कहा जाए तो आपके मानचित्र में भी पूछा जाता है। तो आपको ये बतानी है कि कब हुआ था, किसका? लाहौर में अधिवेशन का। वैसे 1919 कहा जाए तो 1919 में तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ये अमृतसर में हुआ था। 1920 में कहा जाए तो यहाँ 2 बार ये हुआ था। 2 बार कहाँ-कहाँ हुआ था तो आप जानते हैं, एक हुआ था कलकत्ता में और दूसरा कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता और नागपुर में ये हुआ था। और यदि 1927 का कहा जाए तो 1927 का कहाँ हुआ था? तो ये तो हुआ था मद्रास में। अब आप जान ही गए होंगे कि आपका विकल्प सही है डी, जो कि लाहौर में हुआ था। मानचित्र में भी आपका यह प्रश्न पूछा जाता है और मानचित्र में पूछा गया प्रश्न, आपका ये प्रश्न है, अमृतसर आप यहाँ दिखाएँगे, लाहौर आप यहाँ दिखाएँगे, चौरा-चौरी ये उत्तर प्रदेश में और यहाँ कलकत्ता जो 1920 में हुआ था, ये 2 हुआ था, एक नागपुर में हुआ था ये और दूसरा कहाँ? ये कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा जो आपका प्रश्न है 1927 में, तो ये आपका मद्रास में हुआ था। और चौथा आपसे पूछा गया था 1929 जो कि लाहौर में यहाँ पे है। तो ये मानचित्र आपके पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नूडल्स किस देश से पश्चिम में पहुँचा? नूडल्स पश्चिम से किस देश से पश्चिम में पहुँचा? जापान, चीन, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया। किससे पहुँचा था? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कौन? चीन। कौन-सा हो जाएगा? चीन। वैसे यदि ये कहा जाए आपसे कि चीन की क्रां चीन की क्रांति कब हुई थी? तो आपको लिखना चाहिए 1949 में। वैसे जान लीजिए आप कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ? यदि कभी आपसे पूछा गया तो आप लिख सकते हैं 1962 में। कितने दिन कितने दिन हुआ था? तो ये 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक ये युद्ध हुआ था। आइए अगला देखा जाए, विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बतानी है, कब हुई थी विश्व व्यापार संघ की स्थापना? 1995 में, 1921 में, 1870 में या 1430 में? तो 1430 में तो छपाई छपाई खाने का आविष्कार हुआ था। 30 में। 70 में क्या हुआ था? तो हिंदी में छपाई शुरू हुई थी। हिंदी में छपाई का कार्य। और 1921 में कहा जाए तो नई दास प्रथा
समाप्त हुई थी। और 1995 कहा जाए तो यहाँ पे व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि औद्योगिक क्रांति किस देश में औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ आपका विकल्प है अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, चीन। तो यह आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो यह आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, इंग्लैंड। कहाँ से शुरुआत हुआ था? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में जूट मिल सबसे पहले स्थापित हुई थी। पहला अमेरिका में, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा कानपुर में, चौथा उत्तर प्रदेश में। कहाँ प्रारंभ हुआ था जूट जूट मिल? तो आपको बतानी है। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में यह शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न आपका है कि नए युग का प्रतीक है। नए युग का प्रतीक क्या है? पहला कपास, दूसरा चावल, तीसरा चना, चौथा मटर। तो यहाँ आपका विकल्प सही हो जाएगा क्या? कपास। क्या? कपास। कपास आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है आपका कि जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है। पहला पुराण, दूसरा महाभारत, तीसरा डायमंड सूत्र, चौथा बाइबिल। कौन सा है? बाइबिल मुसलमान का पवित्र पुस्तक है। पुराण और महाभारत हिंदू हिंदू का है। जापान डायमंड सूत्र आपका सही हो जाएगा। अमर जीवन पुस्तक है। अमर जीवन पुस्तक किसका है? की लेखिका कौन है? ज्योतिबा फूले, बेगम रुकैया, रस सुंदरी देवी या सभी? तो अमर जीवन पुस्तक की लेखिका कोई एक ही होंगी, तो सभी तो आपका कट जाएगा। ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा था? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा था गुलाम गुलामगिरी। क्या लिखा था? गुलामगिरी ने लिखा था ना। और यदि रुकैया बेगम का कहा जाए तो इन्होंने भी लिखा था किसके ऊपर? तो ये शोषित शोषित महिला के ऊपर इन्होंने लिखा था। तो यहाँ अमर जीवन में हो जाएंगी कौन? आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, रस सुंदरी देवी ने लिखा था। अगला आपका है कि मुद्रण मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है, किसका कथन है? मुद्रण ईश्वर की दी हुई मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा है, किसका कथन है? लॉर्ड कार्जन का, इस तिवारीपुर चैनल का? तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि आपके चैनल का नाम दिया गया है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर या लॉर्ड कार्जन? तो यहाँ सही हो जाएंगे मार्टिन लूथर के द्वारा यह दिया गया था। अगला आपका है अंतिम प्रश्न आपका है कि गोल मेज सम्मेलन
गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? यानी किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? तो आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन गोल मेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और यहाँ 4 दिया गया है। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1930 में, दूसरा कब हुआ था? 1931 में, तीसरा 1932 में, तो यहाँ विकल्प आपका सही हो जाएगा 1933 में। अब आपको बतानी है कि कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा हिस्सा लिया था? यह प्रश्न आपको कमेंट में बतानी है और बताने वाले व्यक्ति का नाम अगले जब हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट 3 पढ़ेंगे तो उस